फिल्म की शुरुआत माही सैनिकों के अलाव के चारों ओर इकट्ठा होने से होती है, जो अचानक अजीब आवाजें सुनते हैं। शुरू में इसे केवल पक्षियों के रूप में खारिज करते हुए वे जल्द ही खुद को खेतों से उठ रही योद्धा महिलाओं के एक समूह के हमले का शिकार पाते हैं। ये उग्र महिलाएं पुरुषों का वध करती हैं और बंदियों को मुक्त कर देती हैं। जनरल नेनिस्का, जो अपने लोगों द्वारा मिगनॉन नेनिस्का के रूप में पूजनीय है, एक घोड़े की नाल का पता लगाती है और माही लोगों के साथ ओयो सैनिकों की संलिप्तता पर संदेह करती है। इसके बाद कहानी हमें दाहोमी के शानदार राज्य में ले जाती है, जहां नवी नाम की एक युवा लड़की और उसका दोस्त बाजार में हैं। एक दूर की आवाज उन्हें उत्साह से भर देती है, क्योंकि अगोजी बचाए गए बंदियों के साथ विजयी होकर लौटता है। लोग गुजरते समय सम्मानपूर्वक झुकते हैं, क्योंकि अगोजी को देखना सख्त वर्जित है। उनकी जीत के बावजूद नानिस्का चिंतित दिखाई देती है और राजा से मिलने का अनुरोध करती है। इस बीच नावी एक चौंकाने वाले रहस्य उद्घाटन के साथ घर लौटती है। उसके माता पिता ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ शादी की व्यवस्था की है। जब वो चुप रहने के बाद हिंसक हो जाता है, तो नावी गुस्से में उसे नीचे धकेल देता है। उसकी हरकतों से क्रोधित नावी के पिता उसे महल में ले जाते हैं और उसे राजा को सौंप देते हैं। इजोगी, अगोजी में से एक, उसे अंदर ले जाती है और नावी योद्धाओं के रूप में महिलाओं के प्रशिक्षण को देखकर मोहित हो जाती है। ओयो सैनिक अगोजी के छापे के बाद माही का दौरा करते हैं, जिससे उनके जनरल एडेओबा क्रोधित हो जाते हैं। राजा घेजो एक परिषद की बैठक में जाते हैं, जहां से गुजरते समय उनकी पत्नियां उनका स्वागत करती हैं। राजा के रक्षक के रूप में सेवारत नानिस्का वहां उसका इंतजार कर रही है। शांते नामक ईर्ष्यालु पत्नियों में से एक राजा के सामने नानिस्का के साहसिक दृष्टिकोण का सामना करने की कोशिश करती है, लेकिन राजा का परिचारक उसे उसके स्थान पर रखता है। परिषद की बैठक के दौरान राजा नानिस्का द्वारा पाए गए घोड़े की नाल को प्रस्तुत करता है और अपने लोगों के लिए मुक्ति की मांग करते हुए ओयो साम्राज्य को श्रद्धांजलि देना बंद करने का फैसला करता है। विरोध के बावजूद नानिस्का का मानना है कि अगोजी ओयो साम्राज्य के खिलाफ दाहोमी की रक्षा कर सकते हैं और यूरोपीय लोगों को बंदियों के बजाय सोना और ताड़ का तेल बेचने का सुझाव देते हैं। उसकी बात को साबित करने के लिए राजा उसे सुनने के लिए सहमत होता है कि क्या वह तेल उत्पादन की व्यवहार्यता का प्रदर्शन कर सकती है। अगले दृश्य में नए रंगरूट तैयार किए जाते हैं और उन्हें पीछे हटने का मौका दिया जाता है। जबकि कुछ महिलाएं चली जाती हैं, नावी को लगता है कि उसे अपना काम मिल गया है। प्रशिक्षण के मैदान की खोज करते समय इज़ोई नावी में उसका सम्मान पाने के लिए डर पैदा करने की कोशिश करती है और उसे नहाने का आदेश देती है। नहाने के दौरान नावी की मुलाकात नानिस्का से होती है और दोनों बातचीत करते हैं। नावी अपनी कम उम्र के बावजूद एक सैनिक बनने के अपने दृढ़ संकल्प का खुलासा करती है। नानिस्का उसे चेतावनी देती है कि उसके जैसी जिद्दी लड़कियां अक्सर प्रशिक्षण के दौरान असफल हो जाती हैं। प्रशिक्षण के पहले दिन लड़कियों को रस्सियां दी जाती हैं, लेकिन नावी को हथियारों के रूप में उनकी प्रभावशीलता पर संदेह है। नानिस्का उसे एक तलवार देती है और उसे एक डमी का सिर काटने की चुनौती देती है, जो वो करने में विफल रहती है। नानिस्का आसानी से कार्य का प्रदर्शन करती है और उसे अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए वापस भेजती है। जैसे जैसे प्रशिक्षण जारी रहता है, नावी आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती है और वह अपने नए दोस्तों फुम्बे और ओड के साथ शरारत में लिप्त हो जाती है, जिससे प्रतिबंध लग जाते हैं। नावी दोष लेता है और नानिस्का इस चाल से परेशान हो जाती है। हालांकि नावी की तेज जीभ उसे अगोजी से लगभग निष्कासित कर देती है। इज़ोई ने नावी को अपने शब्दों और कार्यों के बारे में सतर्क रहने की सलाह दी, विशेष रूप से नानिस्का के बारे में, ये सुझाव देते हुए कि नानिस्का 1000 वर्षों में पहली महिला राजा बन सकती है। नानिस्का के एक परेशान करने वाले सपने से जागने के बाद अमंजा आराम देने के लिए नानिस्का जाता है। नानिस्का सपने को अमेंजा के साथ साझा करती है, जो उसकी सहायता से इसकी व्याख्या करने की कोशिश करती है। बाद में जब नानिस्का वहां से गुजर रही होती है, वह एक शोर सुनती है और रात के अंधेरे में नावी को अभ्यास करते हुए खोजने के लिए जांच करती है। अगले दिन दाहोमी लोग जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन जनरल ओबा के नेतृत्व में ओयो सैनिकों के आने से उनके उत्सव बाधित हो जाते हैं। नानिस्का जनरल ओबा को देखकर हैरान और गुस्से में है, लेकिन वो उसे पहचानता नहीं है। ओयो सैनिक अपने साम्राज्य के लिए एक बड़ी श्रद्धांजलि की मांग करते हैं, जिससे दाहोमी के व्यापार के लिए बंदरगाह को बंद करने की धमकी दी जाती है। दाहोमी से संबंधित बंदरगाह के बावजूद राजा अनिच्छा से उन्हें अनुरोधित श्रद्धांजलि का हिस्सा देने के लिए सहमत हो जाता है और ओबा अपने कुछ आदमियों को दावत के लिए पीछे छोड़ देता है। चुनी गई श्रद्धांजलि में नावी है। बाद में अमेंजा ने नानिस्का को हिलता हुआ पाया और उसे पता चला कि जनरल ओबा ने अतीत में उस पर हमला किया था
जिससे उसके गहरे निशान रह गए थे। इस बीच ओविदा के बंदरगाह पर एक नया व्यापारी ब्राजील से आता है जो गुलामी की प्रथा से नाखुशी दिखाता है। अगोजी, महिला योद्धाओं का समूह जिससे नानिस्का और नावी संबंधित हैं, भी आते हैं। जनरल उनसे अतिरिक्त कर लाने की उम्मीद करता है, लेकिन इसके बजाय वे उसे दाहोमी में छोड़े गए उसके आदमियों के सिर के साथ पेश करते हैं, जिसमें उनके राजा का एक संदेश होता है जो अपनी शक्ति का दावा करता है। एक लड़ाई होती है जिसके दौरान नानिस्का और नावी पीछा करते हुए ओयो सैनिकों के साथ भाग जाते हैं। नानिस्का और नावी पानी में कूदते हैं जहां उनके साथी अगोजी इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब वे तट पर पहुंच जाते हैं तो नानिस्का योजना का पालन नहीं करने और अकेले काम करने के लिए नावी को फटकार लगाती है। वो उसे अगोजी के बीच टीम वर्क के महत्व के बारे में चेतावनी देती है। नावी अपने कार्यों का बचाव करती है, लेकिन इज़ुई हस्तक्षेप करती है। अमेंजा तब चुपचाप नानिस्का के सामने स्वीकार करती है कि उसने भी योजना का पालन नहीं किया, क्योंकि उसका इरादा जनरल का सिर उठाने का था। महल में वापस शांते नानिस्का को हेरफेर करने की कोशिश करता है, लेकिन नानिस्का अपने धोखेबाज तरीकों से देखता है। ऐसा लगता है कि तेल उत्पादन की योजना आगे बढ़ रही है और नानिस्का राजा को उत्पादन स्थल देखने के लिए ले जाती है। इस बीच नावी अपनी तलवार को तेज करने के लिए झरने का दौरा करती है और नए व्यापारी मलिक से मिलती है, जिसकी दाहोमी और यूरोपीय मूल की मिश्रित विरासत है। नावी उसके साथ मजाक करता है, लेकिन बाद में उसकी पृष्ठभूमि के बारे में अधिक पता चलता है और उसके कपड़े वापस कर देता है। समूह महल में राजा घेजो को उपहार प्रस्तुत करता है और वह अपनी दाहोमी विरासत के कारण मलिक का गर्मजोशी से स्वागत करता है। अगोजी अपनी अंतिम परीक्षा से गुजरता है और नावी उत्कृष्टता प्राप्त करता है, सभी को प्रभावित करता है और राजा के गार्ड में जगह अर्जित करता है। इज़ुई झाड़ी के कांटों से उसकी मदद करती है और नावी बताती है कि वह अपने दोस्त फुम्बे के लिए वापस चली गई क्योंकि वह चाहती है कि वह उसके बगल में रहे। नानिस्का आती है और समूह में शामिल हो जाती है, अपने शरीर पर निशान की जांच करती है। इस दौरान वह नावी की पीठ पर एक निशान देखती है। नावी बताती है कि यह निशान तब से है जब से उनके पिता ने उन्हें एक अनाथालय से गोद लिया था। ये रहस्य उद्घाटन नानिस्का को भड़काने का कारण बनता है और अमेंजा ये पता लगाने के लिए उसका पीछा करती है कि क्या हुआ। जैसा कि यह पता चला है, नानिस्का का एक बच्चा था जिसे उसने एक बोझ मानते हुए अमेंजा को दे दिया था। अमेंजा ने फिर बच्चे को एक मिशनरी को दे दिया। नानिस्का परेशान हो जाती है, लेकिन अमेंजा उसे आश्वस्त करती है कि बच्चा नावी होने का कोई रास्ता नहीं है। इस बीच शांति से ताड़ के तेल के उत्पादन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद व्यापारी राजा घेजो के साथ दास व्यापार को रोकने के अपने फैसले के बारे में तर्क करने का प्रयास करता है। कहीं और मलिक महल के चारों ओर घूमता है और नावी उससे बात करने का अवसर लेता है। मलिक उसे महल की दीवारों के ठीक बाहर अंधेरा होने के बाद उससे मिलने के लिए कहता है। उस रात लड़कियां रक्त की शपथ में भाग लेती हैं और अगोजी में अपनी पूरी दीक्षा पूरी करती हैं। इज़ुई ने मलिक के लिए नावी के बढ़ते प्यार को देखा और उसे प्यार के लिए अपनी शक्ति न देने की सलाह दी। बाद में नावी मलिक से मिलने के लिए चुपके से निकल जाता है। वो उसे सूचित करता है कि जनरल ओबा दाहोमी के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना बना रहा है। नावी नानिस्का को बताने के लिए दौड़ता है, मलिक को स्मृति चिन्ह के रूप में एक पवित्र पत्थर के साथ छोड़ देता है। हालांकि नानिस्का उसे एक आदमी को देखने के लिए फटकार लगाती है और उसे चेतावनी देती है कि वह यह ना सोचे कि उसे अगोजी से बाहर निकालने से छूट दी गई है। नानिस्का ओयो सैनिकों द्वारा पकड़े जाने और बलात्कार किए जाने के अपने दर्दनाक अतीत का खुलासा करती है, जो नावी को झकझोर देता है। अगले दिन अगोजी ने ओयो सैनिकों को दाहोमी पहुंचने से केवल 2 दिन पहले उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। नानिस्का प्रशिक्षण के दौरान नावी की विस्फोटक चाल का उपयोग करने की योजना बनाती है। महिलाएं युद्ध की तैयारी करती हैं और लड़ाई को ओयो सैनिकों तक ले जाने का फैसला करती हैं। सुबह के शुरुआती घंटों में वे दुश्मन के शिविर पर हावी होकर एक आश्चर्यजनक हमला करते हैं। एक गर्मागर्म लड़ाई होती है और नावी अपनी तलवार से कुशलता से लड़ती है। हालांकि उसे एक सैनिक द्वारा पकड़ लिया जाता है जो उसे एक खाई में फेंक देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। लड़ाई के दौरान नानिस्का ओबा की तलाश करता है और ओबा पीछे हटने का आदेश देता है जब उसे पता चलता है कि उसके आदमियों को मार दिया जा रहा है। जबकि वे विजयी होते हैं, कुछ घायल अगोजी को पीछे हटने वाले ओयो सैनिकों द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें नावी और फुम्बे शामिल हैं। नावी फुम्बे से भागने का आग्रह करता है। इस बीच नावी और एक अन्य बंदी को व्यापारियों को बेचने के लिए ओविदा ले जाया जाता है।
कुछ ही समय बाद इजोगी को घायल और असहाय अवस्था में लाया जाता है। वो सुझाव देती है कि वे अपना गला काट लें, जैसा कि नानिस्का ने सलाह दी थी, लेकिन नावी ने उम्मीद छोड़ने से इनकार कर दिया। फुम्बे वापस आने और दूसरों को स्थिति के बारे में सूचित करने का प्रबंधन करता है। राजा ने नानिस्का और अमेंजा को बुलाकर घोषणा की कि उन्होंने नानिस्का को महिला राजा के रूप में चुना है। हालांकि शांते इस फैसले से नाखुश हैं। नानिस्का सम्मानित होता है, लेकिन कैदियों की तलाश करने के लिए राजा की अनुमति का अनुरोध करता है, जिसे वो अस्वीकार करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उन्होंने अधिक से अधिक भलाई के लिए बलिदान दिया और उन्हें अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगले दिन नावी और उसकी बहनें खुद को गोरों के लिए नीलाम होते हुए पाती हैं। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद लड़कियां भागने की योजना बनाने में कामयाब हो जाती हैं, जिसे मलिक द्वारा नावी को देखने पर लगभग विफल कर दिया जाता है। हालांकि मलिक का विरोध लड़कियों को अपना कदम उठाने के लिए सही व्याकुलता प्रदान करता है। भागते समय नावी को कुछ लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन इज़ुई बहादुरी से उसे बचाने के लिए वापस चला जाता है और इस प्रक्रिया में उसे दुखद रूप से गोली लग जाती है। इस झटके के बावजूद लड़कियां अपना पलायन जारी रखती हैं। अराजकता में ओबा ने नावी को मलिक से खरीदने की पेशकश की, जिसने उसे गोरे लोगों के क्रोध से बचाने के लिए एक कमरे में बंद कर दिया था, जब उसने भागने के प्रयास के दौरान गलती से एक को मार डाला था। इस बीच अमेंजा द्वारा उसे मना करने के प्रयासों के बावजूद नानिस्का ने अपनी बेटी के पीछे जाने का फैसला किया है। अगले दिन जैसे ही नानिस्का वापस जाती है, वो अमेंजा, मिगन और कुछ अगोजी योद्धाओं को अपना पीछा करते हुए पाती है। मलिक नावी को सुरक्षित रखने के लिए खरीदता है, लेकिन ये भी प्रस्ताव देता है कि वह उसके साथ इंग्लैंड जाए। इस बीच राजा को पता चलता है कि उसके वकील के एक हिस्से ने उसके आदेश के खिलाफ काम किया है। उसकी पत्नी शांते उसे सलाह देती है कि वह अपने द्वारा तैयार किए गए भोज को रद्द न करे, इस डर से कि इससे वो कमजोर दिखाई देगा, लेकिन इसके बजाय वो किसी अन्य महिला को राजा के रूप में नियुक्त करने का सुझाव देता है। जैसे ही गोरे लोग रात में आनंद लेते हैं, अगोजी उनके शिविर में घुस जाते हैं और उन्हें इज़ुई की मृत्यु और नावी के भाग्य के बारे में पता चलता है। क्रोधित नानिस्का ने शिविर को बिना दया के जला देने का आदेश दिया। मलिक नावी के पास भागता है, उसे भागने का मौका देता है, लेकिन वो अपनी बहनों की मदद करने पर जोर देती है। वो उसे एक चाबी देता है और समुद्र तट पर उसका इंतजार करता है अगर वो अपना मन बदल लेती है। नानिस्का ओबा को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित है और उनका टकराव ओबा की मृत्यु में समाप्त होता है। नावी लड़ाई में शामिल हो जाता है और नानिस्का को धमकी देने वाले एक गोरे आदमी को मार गिराता है। अपने पक्ष में जीत के साथ अगोजी पीछे हट जाती है और नावी अपनी बहनों के साथ फिर से मिलने से पहले समुद्र तट पर मलिक की उपस्थिति को स्वीकार करती है। दाहोमी में वापस दावत शुरू होती है और शांते नानिस्का के इच्छित सम्मान को लेने के लिए खुद को सजाती है। अगोजी वापस आ जाता है और लोग प्रशंसा के साथ नानिस्का के नाम का जाप करते हैं, जिससे शांते अपमानित महसूस करते हैं। नानिस्का राजा के आदेशों की अवज्ञा करने के लिए अपनी गलती स्वीकार करती है और अपनी आज्ञा छोड़ देती है। हालांकि राजा घेजो एक हार्दिक भाषण देते हैं और उनके प्राचीन रीति रिवाजों के अनुरूप नानिस्का को महिला राजा की उपाधि प्रदान करते हैं, जिससे वो उनके साथ शासन करती है। पूरा राज्य जश्न मनाता है क्योंकि वो राजा के बगल में अपनी जगह लेती है। माँ और बेटी अंत में दिल से दिल की बातचीत करते हैं, जहाँ नावी अपनी माँ को दर्द देने के लिए खेद व्यक्त करती है और नानिस्का भी उसे देने के लिए माफी मांगती है। एक मर्मस्पर्शी क्षण में नावी अपनी माँ से एक नृत्य के लिए कहती है और दोनों अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। अंत में सब कुछ ठीक है, जो अच्छी तरह से समाप्त होता है।